नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं IITian अकेडमी सीकर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी बंधुओं का IITian अकेडमी सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि, और संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। तो संधि के जो टाइप हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके डिटेल कर रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करें संधि की, तो संधि 3 प्रकार की मैंने बताई आपको। उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जो पहला प्रकार है संधि का, उसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले यदि मैं बात करूं संधि की, तो संधि का जो पहला प्रकार है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, और वो है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपके सामने डिटेल की थी और आपके सामने चर्चा की थी मैंने स्वर संधि की परिभाषा। क्या होती है स्वर संधि की परिभाषा, जरा जान लीजिएगा। परिभाषा, स्वर स्वर के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है, या स्वर संधि में होता है। विकार को स्वर संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहते हैं। ठीक, दोनों तरफ प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए, उसके स्वर होना चाहिए। कोई एक शब्द है, इस शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो जो पहला टुकड़ा है यानी पहला पद है, इस पहले पद का ये आखिरी वर्ण है, ये आपका क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। दूसरे पद का ये पहला वर्ण है, ये भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। इस स्वर को और इस स्वर को, ये भी स्वर होना चाहिए प्यारे दोस्त, ये भी स्वर होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। इन दोनों को यदि हम आपस में मिला दें तो एक नया स्वर उत्पन्न होगा, एक नया स्वर बनेगा, और वो बनने के बाद इसे कौन सी संधि में रखा जाएगा, स्वर संधि में रखा जाएगा। क्लियर है। अब स्वर संधि के मुख्य रूप से भेद कितने बताए थे मैंने, 5 भेद बताए थे आपको, यानी 5 प्रकार बताए थे स्वर संधि के। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, यहां पर ये बात भी याद रखना है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, प्रकार होते हैं। उसमें से पहला जो प्रकार दोस्तों हमने डिस्कस किया था वो था दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर। उसके बाद हम बात कर रहे थे गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि। उसके बाद हम बात कर रहे थे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे थे यण संधि। कौन सी संधि प्यारे दोस्तों, यण संधि। और उसके बाद में लास्ट और अंतिम हम बात कर रहे थे अयादि संधि। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों किसके भेद हैं, किसके प्रकार हैं, ये सब के सब स्वर संधि के प्रकार हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम इसमें से क्या लेते हैं, इसमें से हम जो पहला प्रकार है स्वर संधि का, पहला प्रकार कौन सा है मित्रों, पहला प्रकार है आपका दीर्घ स्वर संधि का। कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि का। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, और दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हम संधि को क्लियर करने वाले हैं आज। क्लियर है। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की बात कर लेता हूँ, बाकी सबको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देखिए। पहले तो सबसे पहले तो आप नियम की ओर चलिए, जो दीर्घ स्वर संधि का क्या नियम है इसकी ओर बात कर लेते हैं हम पहले। तो चलिए, यहाँ पर यदि मैं लिखूं दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा की बात करें, तो यहाँ पर लिखना चाहिए आपको, ये याद करना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए कि समान स्वर के
मेल से बने संधि पद को दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। यहां पर देख लीजिए कि बहुत बढ़िया सी लाइन है कि समान स्वर होने चाहिए। अब देखो ऊपर तो स्वर संधि की परिभाषा तो थी कि स्वर होने चाहिए, वहां पर समान होने चाहिए कि असमान होने चाहिए कि ऐसी कोई शर्त नहीं दी हुई थी, लेकिन यहां पर हमें शर्त दे दी गई है। दीर्घ स्वर संधि के लिए हमें शर्त रख दी गई है, हमारे सामने टर्म्स रख दी गई है, कंडीशन रख दी गई है। और कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ के जो स्वर है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मैं आपको समझा भी देता हूं बच्चों, देखो जरा सा। यदि पहला पद है, मान लीजिए कोई पद है और पहले पद का आखिरी वर्ण यदि ए है, तो आगे इसके बाद में जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये संधि हो सकती है। यदि पहला वर्ण आ है तो बाद में या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, तब तो ये समान है। देखो ए और ए मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है। ए हो और उसके बाद में आ हो तो भी आई बनता है, पहले आ हो बाद में ए हो तो भी आ ही बनता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पहले समझ लीजिएगा कि इस प्रकार से सम्मान मिलेंगे। और मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे ई और ई के बाद में ये वाली ई आ जाए चाहे बड़ी वाली ई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ई बड़ी वाली है और बाद में चाहे छोटी वाली आए चाहे बड़ी वाली आए, होने चाहिए ई ही, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां पर ऐसा ही और देख लीजिए, जैसे ऊ, तो ऊ के बाद में ऊ आना चाहिए या ऊ आना चाहिए, बात एक ही है। यहां पर ऊ और ऊ के बाद में ऊ आना चाहिए या ऊ आना चाहिए, तो फिर वहां पर कौन सी संधि होगी प्यारे दोस्तों, वहां पर होगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अब ये क्या नियम है, थोड़ा सा उलझ गए होंगे बच्चे, इसको बहुत ही डिटेल करते हैं, हम अच्छे से समझते हैं कि क्या ये मामला है। पूरा का पूरा समान स्वर है बस, और कुछ नहीं समझने की जरूरत है आपको। ए के बाद में ए या आई आना चाहिए, ई के बाद में ई छोटी वाली या बड़ी वाली ई आनी चाहिए तो ही समान होगा। ऊ के बाद में ऊ आना चाहिए, री के बाद में री आना चाहिए। ठीक है, ये ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई आया है तो समझ लेना वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए हम एक एक को ले लेते हैं और एक एक के उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं बहुत अच्छे से। चलिए प्यारे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूं एक बार यहां से, उदाहरणों की तरफ चलते हैं। चलो पहला हम उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण को लेंगे, लेकिन उससे पहले नियम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का नियम है, क्या है कि ए के ए होना चाहिए, तो ए के बाद अगर ए आ रहा है तो कोई बात नहीं, ए के बाद अगर आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आ के बाद अगर ए आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, और आ के बाद अगर आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। अब इस मामले को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। इन सब का परिणाम क्या होगा प्यारे दोस्तों, इन सब का परिणाम होगा, इन सब का परिणाम आ ही होगा। अगर ऐसी स्थिति कहीं भी बन रही है तो इन सब का परिणाम क्या होगा, आ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ए और ए मिल रहे हैं तो आ बनेगा, ए और आ मिल रहे हैं तो भी आई बनेगा, आ और ए मिल रहे हैं तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा, आ और आ मिल रहे हैं तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, एक एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा,
एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हिम धन आल है, हिम धन आल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए दोस्तों, हिम धन आल है। और अगला उदाहरण, एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं यहीं पर, हिम धन अचल। ठीक है, अब यहां पर दोनों का देखना, हमें संधि रूप करना है, ये तो संधि विच्छेद दिया हुआ है हमें, अब इसका क्या करना है, संधि रूप करना है दोस्तों। तो यहां पर देखना, हिम में आखिरी वर्ण कौन सा है, मैं, और इसका पहला वर्ण कौन सा है, ए। तो यहां पर मैं में कौन मिला हुआ है प्यारे दोस्त, ए मिला हुआ है, और आगे सीधा सीधा आपको दिया हुआ ये ए है। तो इस ए और ए का मिलकर क्या बनता है, देखो यहां पर ए और ए का मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो ही का तो ही लिख देना। मैंने बताया था आपको कि दोनों पदों में केवल किसको आपको चेंज करना है, पहले पद का आखिरी वर्ण चेंज करना है और दूसरे पद का पहला वर्ण चेंज करना है। इसके अलावा आप पूरे पद को नहीं छेड़ेंगे, उसमें कोई आपको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए मैं यहां पर बात कर लेता हूं, देखना, ही का तो ही लिख दिया हमने क्योंकि यहां पर ऐसा ही लिखा है। और मैं में से अगर मैं ए निकाल लूं प्यारे दोस्त, तो मैं कैसा बचा, आधा बचा। लेकिन यहां पर आगे कौन निकाल लिया हमने, ए निकाल लिया। और फिर इसमें से अगर मैं ए निकाल लूं, क्योंकि इसको तो बदलना है ना हमें, इसको तो जोड़ना है किसके साथ, इस ए के साथ जोड़ना है। और आगे कौन बचा, च और ल। अब क्या बन गया, हिमाचल। हिमाचल में इस किस में से निकाला हमने, ए को किस में से निकाला था, मैं में से। अब इस ए को और इस ए को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, आ बनेगा। और आ की मात्रा में मैं किस में लगा दूं, मैं में लगा दूं, तो क्या बनकर तैयार हुआ, हिमाचल। क्या बनकर तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, हिमाचल बनकर तैयार हुआ। क्या बनकर तैयार हुआ, हिमाचल बनकर तैयार हुआ। ठीक है, हिमाचल। अब कोई दिक्कत है क्या बताओ। ये दीर्घ स्वर संधि का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अगले को देख लेते हैं, इसको देख ले। देखो, हिम धन आल है, तो इसमें एक नियम काम करेगा आपका। इस मैं में ए है, बिल्कुल है। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आ है, यहां पर कौन है, आ है, आ है। और इस मैं में कौन निकाल लिया हमने ए निकाल लिया। ए और आ, यहां पर देखो ये नियम काम कर रहा है, ए और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, आ ही बनाते हैं। तो इस ही का तो ही रह जाएगा, और मैं का मां हो जाएगा, और ले का ले हो जाएगा, हिमालय बनकर के तैयार हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं हम यहां पर। देखिएगा, बढ़िया बढ़िया उदाहरण रखने हैं आपको यहां पर। पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक, क्लियर है। अगर हमने इसका संधि रूप कर दिया तो समझ लो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। अब देखना, बच्चे समझेंगे कि इसमें आखिरी वर्ण र है। आखिरी वर्ण र नहीं है बेटा, इसमें न है। आखिरी वर्ण कौन है इसमें, न है, र नहीं है इसमें। आखिरी वर्ण कौन है, न है। ये ध्यान देंगे आप, आखिरी वर्ण कौन है इसमें, आखिरी वर्ण देखना यहां पर, ये जो आखिरी वर्ण है ये र ना होकर के कौन है, न है, न। ठीक, अब इस न में कौन मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, बिल्कुल न, ए। ठीक है, और आगे भी कौन है, ए है। और इस ए और ए को मिलाकर के हम अगर कुछ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो अंग है, अंग नहीं है, ये तो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, उसका मतलब नहीं है। अंग तो स्वर में काउंटेबल ही नहीं है, आपको बता दूं मैं। अनुस्वार तो स्वर में काउंटेबल ही नहीं है, गिना ही नहीं जाता है, वो तो अयोग वा होता है ना। जब मैं वर्ण विचार पढ़ा रहा था आपको, वर्णमाला पढ़ा रहा था या वर्ण विधान की बात हम जब कर रहे थे, तो मैंने स्पष्टली आपको कहा था कि जो ये आपके अंग और अह है, यानी अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये अयोग वाह वर्ण होते हैं, वर्ण होते ही नहीं है।
चलिए, तो अ और ए के मिल जाने से किसका निर्माण हुआ? आ का निर्माण हुआ प्यारे दोस्तों। तो इस पूर्णांक शब्द का क्या बन जाएगा? पूर्ण धन अंक शब्द का पूर्णांक बन जाएगा। पूर्ण है और पूर्ण में आ की मात्रा लग जाएगी तो पूर्णा, और यहां पर क्या लग जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। और बिल्कुल ठीक उत्तर है पूर्णांक। इसको आप कह सकते हैं, बिना सोचे समझे आप इसको पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब नियम का पता है तो आप गलत कैसे करोगे। और यहां पर देख लेते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं बढ़िया सा। नयन धन अभिराम। नयन धन अभिराम। अब ये इतना बड़ा पद आ गया है, इतना बड़ा शब्द आ गया है, तो बच्चे बहुत ऐसे टेंशन में, चिंता में आ जाते हैं। बोले यार इतने बड़े पद का क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया। आपको क्या करना है? आपको केवल इतना ही करना है कि आपके सामने जो पहला पद है, पहले पद का आखिरी वर्ण ढूंढ लो। पहले पद का आखिरी वर्ण क्या है? न है। नयन, तो न है आखिरी पद, आखिरी वर्ण। और दूसरे पद का पहला वर्ण ढूंढ लो, ये भी मिल गया आपको। अब बाकी को तो ऐसे के ऐसे ही लिखना है। चलो मैं लिख करके भी दिखा देता हूं आपको। देखो, न का न लिख दिया, ये का ये लिख दिया। इस न को लिखें तो उससे पहले इसमें से ए निकाल लें, तो ये न बेचारा कैसा बच गया? आधा बच गया। कैसा बच गया? आधा। अब यहां क्या निकाल लिया हमने? ए निकाल लिया। अब देखो, इस न में से ए निकाल लिया और आगे कौन है? प्लस में ए है ना, तो इन दोनों का क्या बना था प्यारे दोस्तों? आ बना था। तो मैं ये आ यहां पर लिख दे रहा हूं और फिर इस ए को तो हमने काम में ले लिया है, तो आगे क्या लिख दूं? भीराम लिख दूं मैं, भीराम। और अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है? अब इसको हमें जोड़ देना है। ये किस में जोड़ना है? देखना, न में आ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? नयना और भी राम, नयना भी राम। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। इस बात का हम जवाब ढूंढ लेंगे। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां तक की बात हो गई है, ठीक है। चलो अगले उदाहरण की ओर रुख कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये नियम आपके सामने ही होना चाहिए। अगला उदाहरण चलते हैं, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं। महाधन आश्चर्य। यहां पर देखना, यहां पर दोनों तरफ आई या मिलेंगे आपको, यानी पहला जो पद है उसका आखिरी वर्ण है और उसमें आखिरी वर्ण में कौन मिला हुआ है? आ मिला हुआ है प्यारे दोस्त। कौन मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। यानी महा में से मैं हा में से आ निकाला और सामने कौन है? आ है। इन दोनों को अगर मैं निकाल दूं तो बाकी का जो पद है वो क्या बचा है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर देखना, मैं हा में से आ निकाला तो है आधा, और है आधा बचा है ना, है आधा, हाँ ना। और यहां पर अगर मैं प्लस लगा करके इन दोनों से जो बना है उसका ना वो लिख देता हूं। आ बना था यहां पर तो आ लिख दिया मैंने, और सह का सह लिख दिया मैंने। सही तो बचा है आगे, तो अब बना दो, इसको जोड़ दो, क्या बनता है देखो। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? महाशय बन जाएगा, महाशय। तो ये उदाहरण बहुत ही काम का उदाहरण है। चलिए, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। और आगे एक जो पुराना उदाहरण है वो भी ले लेता हूं मैं आपके सामने। उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। किसके पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि के पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैं और एक उदाहरण ले लेता हूं जो बहुत पुराना है, आपको बहुत ज्यादा याद भी रहता है। विद्याधन आलय, ठीक है। और एक और उदाहरण है विद्याधन अर्थी। ये दो उदाहरण बहुत काम के से हैं आपके लिए।
तो देखना वी का वी ले लिया हमने। अब ध्या में से हमने क्या निकाला, आ निकाला। अब ध्या में आ मिला हुआ है क्या, बिल्कुल आ की मात्रा आपको अच्छे से दिख रही है। तो इस ध्या में से यदि आ निकालो तो ध्या बेचारा कैसा बच जाएगा, आधा बच जाएगा। आगे अगर मैं आ निकाल लूं और आगे भी इस आ को इसमें मिला दूं तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ये आ मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। और फिर आगे कौन बचा बताओ, ले बचा। तो इन सब को एक जगह करने से हमारा क्या शब्द बनेगा बताओ, वी। अब ध्या में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्या और ले, विद्यालय बन गया है। तो विद्यालय ये ठीक है, एकदम ठीक है, याद रखना विद्यालय बिल्कुल भी ये शब्द है वो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस शब्द में। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्याधन अर्थी। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, देखो वी लिख दिया। अब ध्या में से अगर मैं आ निकाल लूं तो ध्या आधा, अगर इस आ को और आगे वाले ए को मिला दूं तो यहां पर बन जाता है आ। अगर मैं आगे ए को निकाल दिया तो बाकी का क्या बचा, अर्थी, रथित बचा तो रथी लिख दिया हमने। अब इसको जोड़ करके जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी। क्या बनेगा प्यारे दोस्त, विद्यार्थी। ठीक है, विद्या को अर्जन करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। ठीक ठीक है जी, एकदम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि बात मुझे बता देना। एक बार नहीं, कितनी भी बार, जितनी बार आपकी मर्जी हो मुझे पूछ लेना कि सर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसका लॉजिक है। हिंदी में याद रखना, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हर उस प्रश्न को जो उनको नहीं आता है उसके लिए कहते हैं कि ये तो अपवाद है। अपवाद बहुत ही ना के बराबर होते हैं। अपवाद कहते किसे हैं, अपवाद की परिभाषा समझ लीजिएगा। ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई स्थिति जिस पर ना तो सामान्य नियम लागू होते हैं और ना ही विशेष नियम लागू होते हैं, तो फिर वो अपवाद कहलाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है नियम, एक सामान्य नियम नहीं लगा तो उस पर हम विशेष नियम लगा करके नहीं देखें। अगर विशेष नियम उस पर कार्यरत है तो समझ लीजिएगा वो अपवाद नहीं है, वो नियम के अकॉर्डिंग है, नियम के अनुसार है। ठीक है, जिस पर नियम लागू हो जाए वो अपवाद नहीं हो सकता। जैसे कई बार कहते भी, कहा भी जाता है कि तू समाज के लिए अपवाद है, तेरे को नहीं गिन रहे हम, तू अपवाद है। तो अपवाद उस बच्चे को या उस व्यक्ति को हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसे तब हमें अपवाद की संज्ञा देनी चाहिए जब उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं हो, यानी वो किसी की बात नहीं मानता। ठीक है, तो उसे अपवाद कहा जाता है। तो हिंदी में बहुत बच्चे कहते हैं कि ये अपवाद है। अपवाद बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर अपवाद होते हैं हिंदी में। चलिए, और जो होंगे उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो मैं बात कर लेता हूं कि जो अगला नियम है वो क्या है, यानी दीर्घ संधि का ही दूसरा जो नियम कहता है वो क्या कहता है। देखो ए आ की बात करी अब तक हमने, अब कर रहे हैं हम ई वाली बात। ई के बाद में छोटी ई आ जाए, छोटी ई के बाद में चाहे बड़ी ई आ जाए, बड़ी ई के बाद में चाहे छोटी ई आ जाए, और बड़ी ई के बाद में चाहे बड़ी ई आ जाए, अंतोगत्वा परिणाम क्या होगा मेरे दोस्त, परिणाम होगा इसका बड़ा वाला ई। दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ का मतलब होता ही क्या है, बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, तो यहां पर पहले पद का आखिरी वर्ण यदि ई आ रहा है, छोटी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और बाद में भी ई आ रहा है, देखो ये है तो समान ही भाई, ये है तो क्या समान ही है ना। तो ये अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी दीर्घ स्वर संधि होगी। समान जहां आपको दिखाई दे दे, आप तो मतलब बिना सोचे समझे आंख बंद करके कर सकते हैं कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन स्वर समान होने चाहिए दोनों पदों में। ठीक, दोनों ही पदों में स्वर समान होने चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूं एक उदाहरण की ओर। बढ़िया सा उदाहरण ले लेते हैं। कवि ईश। देखो अब इसमें देख लो,
ये जो कवि शब्द है, कवि पद है, कवि यानी पहला पद है, और पहले पद में ये जो पहला पद है, इस पहले पद में क्या दिया हुआ है जरा देखना। पहले पद में क दिया हुआ है, ये ठीक है, लेकिन ये वह दिया हुआ है, वह में छोटी की मात्रा दी हुई है, यहां पर मैं छोटी लिख देता हूं, और आगे बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनाएंगे दोस्तों, बड़ी ई का निर्माण करेंगे, जैसा कि मैंने यहां नियम में बता रखा आपको। ये वाला जो नियम है, यहां पर देखो, यहां पर बड़ी ई परिणाम क्या निकल रहा है, बड़ी ई। चाहे छोटी ई मिले चाहे बड़ी ई मिले, चाहे बड़ी बड़ी मिले चाहे छोटी छोटी मिले, कैसी भी मिले तो उत्तर तो इसका मतलब इसका परिणाम तो क्या निकलेगा, बड़ी वाली ई निकलेगा। तो यहां पर देखो ई और ई मिला तो ई का निर्माण हुआ, तो कवि में से ई निकाल लिया हमने, तो यहां पर वह कैसा बचा था, आधा बचा था। अब इस ई को मैं यहां पर लिख दूं, और ई को लिख देने के बाद में इसमें से ई तो हमने पहले ले लिया, तो बचा कौन था, स बचा था। अब इसको आपको जोड़ देना है, इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपका संधि सही हो जाएगा। देखो आराम से, डिटेल से, आराम से समझना, बहुत ही अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालना। क का क लिख दिया, वह में ई जोड़ा हमने, छोटा की बड़ा जोड़ा प्यारे दोस्त, बड़ा जोड़ा, तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, कवि, और आगे कौन बचा था, स बचा था। तो क्या बनकर के तैयार हुआ दोस्त, कविश बनकर के तैयार हुआ। कवियों में जो राजा है, यानी कवियों का जो राजा है, उसे कहा जाता है कविश। ठीक है, चलिए आगे। तो अगला एक और प्यारा सा उदाहरण ले लेते हैं। नदी धन ईश्वरी, नदी धन ईश्वरी। ठीक है, अब यहां पर इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा शब्द है, टेंशन काय लेनी है आपको, टेंशन नहीं लेनी। न का न, अगर दी में से ई निकाल दूं तो द आधा, इस ई का, और ये बड़ी वाली है और आगे भी बड़ी वाली है, इन दोनों का मिलकर के बड़ी वाली ई बन जाएगा। तो मैं यहां पर ई लिख देता हूं बड़ी वाली, इस ई को भी हमने काम में ले लिया है, और इसमें से द में से हमने ई निकाल लिया, इसको भी काम में ले लिया है। आगे स्वरी का स्वरी बचा है, तो स्वरी लिख देते हैं। अब इसको हमें, इस पद को क्या करना है मित्र, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। इस पूरे के पूरे पद को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो न का न, द में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो दी, और स्वरी का स्वरी, और बनकर के क्या तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, नदीश्वरी। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? अरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए यार, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपके अंत तक काम आती हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। क्या फायदा है फिर पढ़ने का? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यहां तक की बातें जो है वो आपको क्लियर है, ये बताओ। अच्छे से क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अब यदि हम बात करें तो दीर्घ स्वर संधि का दूसरा जो नियम है उसकी हम बात कर रहे हैं, ई वाले नियम की। ई के बाद में अगर ई हो, ई के बाद में अगर ई हो, ई के बाद में अगर छोटा वाला हो, ई के बाद में अगर बड़ा वाला हो, तो इन सब का परिणाम क्या होगा, ई होगा। कौन सा? छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। ठीक है, चलो उदाहरण और ले लो। उदाहरण एक एक दो दो उदाहरण और ले लो। जितने ज्यादा आप उदाहरण सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा ये आपको। देखो, प्रति धन इत, यहां पर देखो बहुत अच्छी सी बात आपके सामने है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा सा उदाहरण आपके सामने है, प्रति धन इत। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर करना है जो आपका इसका संधि करना है, संधि रूप करना है। तो इसमें पहला पद का आखिरी वर्ण कौन सा है? ती है। कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ई है। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो संधि रूप होगा वो क्या होगा? प्र का प्र, टी में से ई निकला और आगे ई है, तो कैसा बना? ये दोनों मिलकर के बड़ा बना। प्रति बड़ी वाली लग गई मात्रा
और आगे क्या लिखा हुआ है, तय लिखा हुआ है। तो क्या बन करके तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, प्रतीत बन करके तैयार हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? प्रतीत बन करके तैयार हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों। यहां पर बहुत सारे उदाहरण है। अगर मैं बात करूं महेंद्र की, महेंद्र नहीं, यहां पर अगर मैं बात करूं रवि और ईश, क्या बनेगा? रवीश, रवि धन ईश, क्या बनेगा? सॉरी, इंद्र। यहां पर अगर मैं इंद्र की बात करूं तो क्या बनेगा? रविंद्र। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रविंद्र ऐसे लिख देते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल ही गलत है। रविंद्र, रविंद्र शब्द बिल्कुल गलत है। ये रविंद्र में ई छोटी नहीं आएगी, बड़ी आएगी। मात्रा कैसी आएगी प्यारे दोस्त? तो बड़ी आएगी। तो इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि मात्रा हमेशा बड़ी ही आएगी। ठीक है, क्लियर है? और उदाहरण, खूब सारे उदाहरण ले लो। प्राप्ति, धन, इच्छा। तो इसका जो प्राप्ति इच्छा बन जाएगा, इसका जो संधि रूप बनेगा प्राप्ति इच्छा बनेगा। और बहुत सारे उदाहरण ले लो। कपि, धन, ईश, क्या बनकर तैयार हो जाएगा? कपीस। क्या बनकर तैयार हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कपीस। और ले लो बहुत सारे उदाहरण। हरि, धन, इच्छा, क्या बनकर तैयार हुआ? हरि इच्छा। हरि धन इच्छा, हरि इच्छा बनकर के तैयार हो जाएगा। इसमें क्या कहां दिक्कत आ रही है मुझे बताओ यार, है ना? फणि धन इंद्र ले लो, परीक्षण ले लो। ये जो उदाहरण है वो आपको पढ़ने चाहिए और उनको बहुत अच्छे से भी आपको याद करने चाहिए, देखने भी चाहिए। उदाहरणों को समझना है केवल आपको कि कैसे इसका संधि रूप हो रहा है, कैसे इसका संधि विच्छेद किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का जो लास्ट वाला नियम है उसकी हम बात कर लेते हैं। और नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि पहले वाले पद में ऊ हो, पहले वाले पद में ऊ हो और बाद में ऊ आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले पद में ऊ हो और बाद वाले पद में बड़ा ऊ आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले पद का आखिरी वर्ण अगर बड़ा ऊ हो और बाद वाले पद का पहला वर्ण अगर छोटा ऊ हो तो भी कोई बात नहीं है। पहले का आखिरी वर्ण बड़ा ऊ और बाद वाले का पहला वर्ण बड़ा ऊ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका अंतोगत व परिणाम क्या होगा? बड़ा वाला ऊ होगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रख लीजिएगा। देखो सम्मान स्वर है कि नहीं है, ऊ के बाद में ऊ ही आना चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊ के बाद में क्या आना चाहिए? ऊ ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा वहां पर दीर्घ स्वर संधि कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके उदाहरण कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल यहां से कैसे कैसे पूछे जाते हैं देखना। यदि मैं बात करूं उदाहरण की, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर। तो अब एक चीज बता दो यारो, इस लघु घु में मुझे ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है और वो कैसे ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। और इसके सामने कैसा ऊ है? वो भी छोटा ऊ है। ये दोनों मिलकर के कैसा बनेंगे? बड़ा ऊ बनेंगे। बस यही तो ध्यान रखना, बाकी को ऐसे कैसे लिख दो। देखो इसमें से मैं बाकी के पूरे पद को ऐसे कैसे लिख रहा हूं, ले को ले लिख रहा हूं,
इस घू में से ऊ गया तो घ बेचारा आधा, लेकिन इसके मात्रा लग गई ये बड़े ऊ की, क्योंकि ये छोटा और छोटा मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ा बनते हैं, तो बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। और बाद में कौन बचा है, तर का तर बचा है, तो क्या बन करके तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, लघुतर। क्लियर है, लघुतर। तो यहां पर लघुतर ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दीर्घ स्वर संधि का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो आगे अगर बढ़ करके मैं बात करूं तो आपके सामने एक बढ़िया सा उदाहरण और लेते हैं, मृत्यु धन उपरांत। ये बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या दिया हुआ है, पहले पद का आखिरी वर्ण ऊ है और दूसरे पद का पहला वर्ण भी ऊ है। ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, दोनों से मिलकर क्या बनता है, बड़ा वाला ऊ बनता है। अब ये बड़ा वाला ऊ लगा देना है यहां पर, और कुछ भी नहीं करना है आपको, तो मैं लगा करके दिखा देता हूं आपको। मृत्यु बड़ा लगा दिया हमने, और परांत का परांत बचा है तो परांत लिख देते हैं, मृत्यु उपरांत, ठीक है। तो इसका जो पद बन करके तैयार हुआ है, संधि रूप बन करके तैयार हुआ है, वो क्या हुआ है, मृत्यु उपरांत। क्लियर है। और उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, और एक बढ़िया सा उदाहरण ले लेते हैं, कटु धन उक्ति। कटु धन उक्ति। तो यहां पर देखो इसमें कौन है, ऊ है, कैसा है, छोटा है, आगे कौन है, छोटा है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेंगे। अब इन दोनों को, इस पूरे पद को यदि मैं जोड़ने का प्रयास करूं तो क का क, ट में से ऊ गया, लेकिन ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बना देते हैं, और आगे कति का कति बचा है तो कटुक्ति लिख करके तैयार कर देते हैं, और बन करके तैयार हुआ प्यारे दोस्तों कटुक्ति। ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उनमें से मैं कई सारे उदाहरण हम लेकर के देख लेते हैं। जैसे दोस्तों लघु धन ऊर्मी, याद रखना ऊर्मी में ऊ जो है वो बड़ा होता है और लघु में ऊ होता है, छोटा होता है। तो यहां पर देखना, यहां पर छोटा ऊ है, आगे बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेंगे। और यहां पर अगर मैं लघु ऊर्मी को बना करके तैयार करूं तो लघु में ऊ बड़ी हो जाएगी और रमी का रमी हो जाएगा, लघु ऊर्मी बनकर के तैयार हुआ। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं, वधु में ध्यान रखना ऊ बड़ा होता है, और आगे अगर मैं उत्सव की बात करूं तो उत्सव में ऊ छोटा होता है। अब यहां पर देखना, यहां पर तो ऊ बड़ा है, यहां पर ऊ छोटा है, लेकिन इन दोनों का जो परिणाम होगा वो बड़ा होगा। और अगर मैं इसका शब्द बनाऊं तो बन जाएगा प्यारे दोस्त वधूत्सव। वधूत्सव। मात्रा कैसी लग गई, बस बड़ी मात्रा हो गई और कुछ भी आपको करना नहीं है। वधूत्सव बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखेंगे, दीर्घ स्वर संधि में मात्रा बड़ी आएगी। दीर्घ स्वर संधि में मात्रा, चाहे वो ए और आ में से ले लो, आ आएगा, ई में से ले लो, बड़ी वाली ई आएगी, ऊ में से ले लो, ऊ बड़ा वाला आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो उदाहरण यहां पर और देख लेते हैं हम। चलिए इस जगह देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए अब हम एक और बढ़िया सा उदाहरण ले लेते हैं, भूधन ऊपरी। ऊपरी, तो यहां पर देखना, भू में ऊ कौन सा है, बड़ा है, आगे कौन है, छोटा है, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ऊ बड़ा वाला बनेंगे। और इसका जो संधि रूप है वो भू बड़ा था और परी का परी रहेगा, तो क्या बन करके तैयार हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भूपरी बन करके तैयार हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूजन है, बोलो भू तो पहले से ही लिखा हुआ था और आगे ये ऊ आ गया, ये गायब हो गया। ये गायब नहीं हुआ बेटा, ये इसमें मिल गया है, बड़े वाले ऊ में मिल गया है, तो ये बड़ा वाला ही रहेगा। मैंने आपको उदाहरण दे रखे हैं ऊपर देखो, बड़े के बाद में छोटा है तो भी ऊ ही बनेगा, बड़े के बाद में छोटा आया है तो भी क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। कौन सा बनेगा, बड़ा वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। तो भूपरी बन करके तैयार हुआ है यहां पर, ठीक है। और उदाहरण अगर आपको देखने हो तो यहां पर और उदाहरण देख सकते हैं।
अनुधन उदित, अनुधन उदित। ये देखो इसमें ऊ है, आगे भी ऊ है, और इन दोनों का जो परिणाम होगा वो बड़ा ऊ होगा, और इसका जो संधि रूप होगा वो अनुदित, अनुदित, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो और ले लेते हैं। ठीक, यहां पर एक उदाहरण और ले लेते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंधुधन उर्मी, सिंधुधन उर्मी, तो यहां पर ऊ छोटा है, यहां पर ऊ बड़ा है, इन दोनों से बड़ा ऊ बन जाएगा, और इसका जो संधि रूप बनेगा सिंधुर्मी का, तो वो क्या बनेगा? सिंधुर्मी, सिंधुर्मी बनेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लियर है आप सभी को? तो यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का जो पार्ट है वो मेरे हिसाब से उदाहरणों सहित कंप्लीट है। आने वाली क्लास में हम अगली जो स्वर संधि है उसका अगला भाग लेकर के आएंगे, अगला प्रकार लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेटा चैनल को लाइक और शेयर करने में आपका कुछ जाता नहीं है, इसलिए वो भी आप कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।